नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन। व्यापार, निवेश और ऊर्जा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर होगी बातचीत। मुक्त व्यापार समझौते पर भी होगी चर्चा। दिल्ली विधानसभा में आज मुख्यमंत्री पेश करेंगे स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट। सेवाओं की गुणवत्ता और सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली की खुलेगी पोल। नेपाल में देर रात 5.5 तीव्रता वाले भूकंप से सहमे लोग। बिहार के दरभंगा, समस्तीपुर, सारण और आसपास के इलाकों में भी महसूस किए गए झटके। बांग्लादेश में नाहिद इस्लाम आज करेंगे नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा। बांग्लादेश की आकांक्षाओं को पूरा करने का है वादा। और चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज रोचक जंग। जीतने वाली टीम को मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट। और आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत और यूरोपीय आयोग के शीर्ष नेतृत्व की ओर से आज एक महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। आज उनकी मुलाकात पीएम मोदी से होगी। इस दौरान दोनों नेताओं में मुक्त व्यापार समझौता समेत रणनीतिक साझेदारी को अगले स्तर तक ले जाने पर बातचीत होगी। रक्षा, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। दोनों पक्षों के बीच रूस यूक्रेन युद्ध, हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिति और पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर भी विचार विमर्श होने की उम्मीद है। पीएम मोदी और लेन के बीच वार्ता शुल्क को लेकर यूरोपीय संघ और अमेरिकी प्रशासन के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में हो रही है। उर्सुला लेन ने कहा है कि संघर्ष और तीव्र प्रतिस्पर्धा के युग में यूरोप के लिए भारत एक भरोसेमंद मित्र और रणनीतिक सहयोगी है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ उर्सुला लेन की मुलाकात हुई और प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने भी उम्मीद जताई है कि आज पीएम मोदी के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा होगी। दोनों पक्ष सूचना सुरक्षा समझौते को मजबूत करने की प्रक्रिया में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयुष क्षेत्र की एक उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की गई। इस दौरान पारंपरिक चिकित्सा, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को और मजबूत करने के लिए नीतिगत समर्थन और अनुसंधान को बढ़ावा देने पर जोर दिया। बैठक के दौरान आयुष क्षेत्र के वैश्विक स्तर पर तेजी से विस्तार को रेखांकित किया गया। इसके साथ ही पीएम आयुष क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर दिया। 2014 में $2.85 अरब के बाजार आकार वाला यह क्षेत्र 2023 में $23 अरब तक पहुंच गया है। इसी के साथ आयुष रिसर्च पोर्टल पर 43,000 से अधिक शोध प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा पीएम ने आयुष वीजा, WHO, ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर भी चर्चा की। दिल्ली विधानसभा में आज स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस रिपोर्ट को पेश करेंगी। इससे पहले शराब नीति पर रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई थी, जिसमें खुलासा हुआ कि तत्कालीन केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति के जरिए 2000 करोड़ रुपए की लूट की, जिस पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। अब आज फिर एक बार स्वास्थ्य से जुड़ी
ऑडिट रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और सरकारी अस्पतालों के कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। बिहार में आधी रात भूकंप के झटकों से लोग सहम गए। बिहार के दरभंगा, समस्तीपुर, सारण और आसपास के इलाकों में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.5 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र पड़ोसी राज्य नेपाल की राजधानी काठमांडू के पास धरती से 10 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के झटके रात के बाद करीब 2:36 पर महसूस किए गए। फिलहाल राहत की बात यही है कि भूकंप में जानमाल के नुकसान या किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि देर रात आए भूकंप के झटके लगने से लोग सहम गए। दहशत के चलते लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। बता दें कि एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इससे पहले 22 फरवरी को भी भूकंप के कारण धरती डोली थी। बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नाहिद इस्लाम आज नई राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे। स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और जातीय नागरिक समिति ने घोषणा की कि नाहिद आज राजधानी ढाका के माणिक मियां एवेन्यू में अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे। नाहिद के नई राजनीतिक पार्टी का संयोजक बनने की संभावना है। नई पार्टी बनाने से पहले नाहिद इस्लाम ने अंतरिम सरकार की सलाहकार परिषद से सूचना और प्रसारण सलाहकार के रूप में इस्तीफा दे दिया। नई पार्टी के गठन पर जातीय नागरिक समिति की प्रवक्ता सामंता शर्मीन ने कहा कि विद्रोह के दौरान संपूर्ण राष्ट्रीय एकीकरण के बाद से ये महसूस किया गया कि मौजूदा राजनीतिक दलों की विचारधारा बांग्लादेश के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे बांग्लादेश का निर्माण करना चाहते हैं जो दक्षिण एशिया में एक आधुनिक और महत्वपूर्ण देश हो, जो दुनिया भर के लोगों को जोड़े और नए विचारों को जोड़े। तुहिनकांत पांडे अब सेबी के नए चीफ होंगे। मोदी कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वित्त सचिव तुहिनकांत पांडे की नियुक्ति को कल मंजूरी दे दी। तुहिनकांत पांडे 1987 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। ये नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक होगी। तुहिनकांत पांडे वर्तमान सेबी अध्यक्ष माधवी बुच का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। पांडे को वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में व्यापक अनुभव है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब बाजार में कई बदलाव और चुनौतियां हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद पीटी उषा से मुलाकात की। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर मुलाकात की जानकारी देते हुए लिखा कि मुलाकात के दौरान नई खेल नीति और एथलीटों को समर्थन देने के हमारे दृष्टिकोण पर बहुत अच्छी चर्चा हुई। सीएम नायडू ने आंध्र प्रदेश में 2029 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने की इच्छा जताई और राज्य में भारतीय खेल प्राधिकरण का क्षेत्रीय केंद्र लाने में उनका सहयोग मांगा। साथ ही अमरावती में एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने और एक खेल शहर विकसित करने की योजनाओं पर भी चर्चा हुई। चैंपियंस ट्रॉफी में आज अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। जो टीम इस मैच को जीतेगी वो चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी। और अफगानिस्तान के बाद बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। जी हाँ, महान वैज्ञानिक सीवी रमन की खोज रमन प्रभाव के सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। आपको बताएं कि ये दिन विज्ञान के क्षेत्र में भारत के योगदान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इस साल की थीम है विज्ञान और नवाचार में युवाओं को सशक्त बनाना, जो युवाओं को विज्ञान और नवाचार के प्रति प्रेरित करने और भविष्य के वैज्ञानिकों को तैयार करने पर केंद्रित है।
और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।